नगरीय आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मानव की उत्पत्ति हुई, बसावट जो शुरू हुई, गांव ढाणियाँ और शहरी बसावट का सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलता है, जिसके अंदर उस वक्त में भी ड्रेनेज और सीवरेज वगैरह की अच्छी व्यवस्थाएं थी। उसके बाद निरंतर देश में शहरों और गांवों का बसावट होती रही। जो लोग पशुपालन और खेती का अधिक धंधा करता था, उनकी प्रवृत्ति गांव और ढाणी आसपास ज़्यादा ज़मीन खुली हो वहाँ बसावट रही। और जो व्यवसाय से संबंधित थे, अन्य छोटा मोटा व्यवसाय या उद्योग, उनका शहरों के रूप से बढ़ना आगे शुरू हुआ और ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। 1941 में भारत देश में पूरी आबादी का 13.90% लोग शहरों में रहते थे। राजस्थान में 15.27% रहते थे और 1951 में भारत में शहरी पॉपुलेशन की बढ़ोतरी 17.30% हो गई और राज्य में करीब 18.50 हो गई। और 2011 की जो सेंसस है, उसमें शहरीकरण की संख्या काफ़ी बढ़ी। भारत में 27.82 और राजस्थान राज्य में 24.87 हुई, जो अब वर्तमान में है लगभग देश में और अलग अलग राज्यों में 30% के आसपास आबादी और शहरों में बसती है। गाँव में लोगों को जब कुछ व्यवसाय नहीं मिलता है या कुछ नया डेवलपमेंट पहले शहरों में होता है, तो उस वजह से प्रवृत्ति लगातार शहरीकरण की ओर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, गाँव की घट रही है। देश आज़ाद होने के बाद गाँव और शहरों दोनों की स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और एकदम देश आज़ाद होने के बाद में जैसे ही अपनी सरकारें बनी, अधिकतर राज्यों में और भारत में कांग्रेस का ही राज था, तो शुरुआती राजस्थान में भी 30 वर्ष तक करीब करीब लगातार कांग्रेस का आज़ाद रहा। उस शुरुआत में जब बिगड़ी हुई हालत थी, उसमें सुधार करने की आवश्यकताएं ज़्यादा थी। फंड्स लिमिटेड थे, रेवेन्यू अर्जित करने के संसाधन भी लिमिटेड थे। उस विपरीत परिस्थितियों में बहुत कुछ शहरों के लिए किया गया योजनाबद्ध तरीके से। उसके बाद में देश आज़ाद हुए 72 वर्ष हुए, 30 वर्ष वो 42 वर्ष में राजस्थान में लगभग बारी बारी से सरकार रही और सब ने मिल के शहरों के लिए अच्छे काम करने की कोशिश की। देश में जो ये संस्थाएं हैं 4,446 है, राजस्थान में 194 हैं वर्तमान में, जिसमें पालिकाएं 149 हैं, परिषद 34 है, निगम 10 है और एक नसीराबाद में जो सैनिकों द्वारा चलित शहर का सिस्टम है। पूरे देश में 46 नगर निकाय ऐसे हैं जहां आबादी 10 लाख से ऊपर है और अपने राजस्थान राज्य में भी 4 शहर ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से अधिक आबादी है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। सबसे पहले जो देश में नगर निगम बना 1668 में मद्रास में और राजस्थान में सबसे पहले 1864 में माउंट आबू नगर पालिका बनी। लगातार अलग अलग राज्य और भारत सरकार इनको आगे बढ़ाने की काम करती रही, परंतु इन संस्थानों को संवैधानिक दर्जा नहीं होने से कई चीज़ें कठिनाई आ रही थी। जब से 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद में ग्रास रूट पे लेवल पे इनका कैसे विकास हो, कानून बने, इसके लिए प्रयास किए गए। उसके बाद में इसमें और गति बढ़ी। शहरों में मुख्यतः जो अभी भी जिस ढंग से पुराना शहर बसा हुआ था,
उसमें काफ़ी चीज़ें ठीक हुई, नया बसना शुरू हो गया और उसकी स्पीड्स खूब बढ़ गई। तो अभी भी शहरों में विशेष करके जो नया डेवलपमेंट है, कच्ची बस्तियां हैं, उसमें पेयजल की, स्वच्छता की, और लोग कई आते हैं प्लानिंग के बसाया जाना संभव नहीं हो रहा तो अतिक्रमण है। शहरों में गरीबों के लिए आवास की अभी भी समस्या बनी हुई है, प्रदूषण की समस्या है, आर्थिक स्थिति कच्ची बस्तियों में बहुत ज़बरदस्त खराब है, आधारभूत ढांचे की जो विकास जो डेवलप करने की आवश्यकता है वो हो नहीं पा रहे हैं। इन सब को देखते हुए आज जो आवश्यकता है वो सभी शहरों की, एक तो है वर्क एजुकेशन करके उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और एक उसको विधिवत संधारित करना। पूरे शहर है उसके संधारण के लिए एक रूपता से, जैसे मेरे से पहले वक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने भी फरमाया, वास्तव में आज अपने घर के अंदर भी जब सफाई करते हैं तो साधारणतः लेडीज उठ के, आदमी वगैरह बच्चे वगैरह सब उठे उससे पहले झाड़ू पोछा करा के, कोई झाड़ू पोछा करते हुए ज़्यादा देखे नहीं, सही हो जावे। तो जहाँ शहर के अंदर कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ शॉप्स वगैरह अधिक है, उन सब जगह वास्तव में जो भी संधारण की दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, उसमें जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसका टेंडर डॉक्यूमेंट ऐसा बने कि वो रात्रि को दुकानें वगैरह बंद होने के बाद और सुबह दुकान खुले उससे पहले कंप्लीट, चाहे उसको सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट उठाना हो, सफाई करनी हो, सब चीज़ें रात्रि में हो जानी चाहिए। ये कई देशों में हो रही है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सफाई तो उसको करनी है, दिन की जगह वो रात को कर ले, रात तो इजीली कर सकता है, क्या पब्लिक का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये सरकार को ये करना चाहिए कि इसके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स बनावे जिसकी टर्म्स और कंडीशन ऐसी हो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लो उसके पास पर्याप्त मशीनरी हो और उसमें ऐसी कंडीशन हो कि उसको अधिकतम एरिया में जो बाहर हो खुला एरिया उसको छोड़ के, और उसका क्या मशीनरी होनी चाहिए, संकड़ी गलियां हैं तो क्या होनी चाहिए, खुली है तो क्या होनी चाहिए, मेन रोड पे क्या होनी चाहिए। तो सब पूरे ही राज्य के अंदर सभी शहरों के लिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और संधारण की व्यवस्था एक रूपता पे रहे, इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार होके और वो सब पे लागू होना चाहिए और उसको लागू कर देना चाहिए, उसको लाजमी कर लेना चाहिए। इसके अलावा विशेष करके जो कच्ची बस्तियां हैं वो वास्तव में नारकीय जीवन जी रहे हैं। अभी कोरोना काल में सब लोग, आप लोग पधारे होंगे, मैं भी जहाँ था तो मैं भी गया, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उसके अंदर, शहर के अंदर और जगह जो डेवलपमेंट हुआ है उसी रूप से कच्ची बस्तियां हैं, उनका निरंतर एक ऐसा प्लान बने कि हर वर्ष, हर 5 ईयर प्लान का पार्ट हो और हर वर्ष जितने भी लोग आवे उनको निरंतर विकसित होते रहें। अभी हर शहर में जाके देखो तो उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर एयरपोर्ट से उतरोगे, बाहर निकलते ही आपको बिल्कुल कांच के मुताबिक सड़कें बनेगी, फिर आप चलते रहो, कुछ चौराहा आएगा, और वास्तव में आप जैसे जैसे सड़क की आजू बाजू की स्थिति थोड़ी थोड़ी खराब होती जावे तो आप कच्ची बस्ती, गरीब बस्ती, उसमें आपको जाना हो तो एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, जहाँ रोड टूटी हुई आप घूमता सड़क गाड़ी घुमाते रहो, लास्ट में आप जाओगे जो व्यवस्थाएं मिलेगी वहाँ गरीब लोगों की बसावट होगी, दलितों की बसावट होगी, अल्पसंख्यकों की बसावट होगी, और भी जाति के गरीब सब में होते हैं, स्वर्णों में भी होते हैं। तो ऐसे गरीब लोग जो रहते हैं वहाँ आप बगैर एड्रेस जा सकते हो। स्थिति रोड्स वगैरह की सब की जहाँ बिगड़ती हुई देखो, आप पहुँच जाओ तो लास्ट में आपको गंतव्य स्थान में पहुँच जाओगे। तो शहर के अंदर शुरू में एक भारत सरकार योजना लाई थी निर्मल गांव घोषित करने की, तो उसके अंदर
अगर एक भी घर का आदमी कोई लोटा लेके शौच करने बाहर जावे तो उस गांव को निर्मल घोषित नहीं करते थे। तो शहर के अंदर अगर अपने एक पार्ट का संपूर्ण विकास कर ले, पुराना शहर या मेन शहर या मेन कोई कॉलोनी डेवलप हुई है, लेकिन उसकी जो 40 या 45% पॉपुलेशन जो कच्ची बस्तियों में रहती है वो वर्षों तक उसी रूप में रहे, तो मेरे ख्याल से अपन उस शहर को अच्छे नंबर नहीं दे सकते। तो इसका एक प्लान बनके जैसे शहर में आपने बढ़िया से बढ़िया एक्स जगह व्यवस्था की है, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो कच्ची बस्तियों में भले ही उसमें 1-2 वर्ष पीछे चले लेकिन निरंतरता में वो चलती रहे, इसके लिए एक प्लान बना के और विधिवत कर लेना चाहिए। वर्तमान में जो स्टाफ की कैडर स्ट्रेंथ है वो वास्तव में शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ निर्माण या संधारण कार्यों की क्वांटम को देखते हुए वो अपर्याप्त है। नॉर्म्स बना हुआ होगा, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, नहीं तो एक नॉर्म्स बना के जैसे जैसे शहर बढ़े, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, उसी गुणक में उसकी कैडर स्तर किस किस के पद कितने कितने होने चाहिए वो ऑटोमेटिक सैंक्शन कर लेने चाहिए, उसका बजट में प्रावधान रखना चाहिए, ताकि कहीं काम चल रहे हैं करोड़ों के, वहाँ 4 जइए ने, कहीं पद पर ज़्यादा है बैठे हैं वहाँ वर्क 0 है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो जिस ढंग से संधारण या कैपिटल वर्क चले उसके अनुपात में कंप्लीट स्टाफ जो भी है, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो या जितने भी हो, सब उसके हिसाब से होने चाहिए। मैं कुछ मेरे क्षेत्र के बारे में भी कहूँगा। मेरे जैसलमेर जिले में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक शहर आता है जैसलमेर, और जैसलमेर कोई भी किसी भी देश का वासी अगर भारत में आता है तो वो प्रयास करता है कि जैसलमेर की यात्रा होकर के जावे। वहाँ की जो खूबी है वो जो पीला पत्थर है उसकी कार्विंग, वहाँ के टेम्पल्स, कुछ पुराने स्टाइल के बने हुए तालाब, तो वहाँ तालाब को पूजनीय मानते थे, उसके अलावा कहीं पानी था नहीं, तो तालाब की पाल और उसके आजू बाजू बैठने की या जो भी व्यवस्था करते थे उनको सजा के रखते थे तालाबों को। वो व्यवस्थाएं देखने के लिए लोग वहाँ आते हैं, सैंड ड्यून्स देखने के लिए भी आते हैं। जैसलमेर शहर में के सुदृढ़ीकरण और उसके नवीनीकरण की बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जमाना था 1156 में शहर बसा था, एक 76 मीटर ऊंची पहाड़ी भी बसा हुआ है जिसके तारा एक परकोटा वाल बनी हुई है 1500 750 बाई 30 फीट ऊंचाई की। उस वक्त में जिन लोगों ने बसाया है उसको अभी सार संभाल करके रखना, पहले वाली सुंदरता मेंटेन करना, ये अपनी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। समय समय पर काम मिलता रहा है, लेकिन अभी एक प्रयास करके हम लोगों ने वहाँ विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई है जिसके वहाँ जितने भी दर्शनीय स्थान हैं उसमें विशेष करके सोनार किला है, जैन मंदिर है, कलात्मक कार्विंग की इमारतें हैं, पटों की हवेली है, आकल फोसिस है, नथमल जी की हवेली, सालम सिंह की हवेली, गढ़ीसर तालाब, लुद्रुआ और अमरसागर के टेम्पल्स, तो इन सब को और जो भी पर्यटक आते हैं वहाँ कोई तारे लटक रही है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, तो जितनी भी सर्विसेज है उनको अंडरग्राउंड लेके चौराहे बढ़िया डेवलप हो, जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है उनका विकास हो, गढ़ीसर तालाब और वाटर बॉडीज का विकास हो। इन सब के लिए हमने पिछले टूरिस्ट लोड को देखते हुए पिछले 5 साल में इंडियन टूरिस्ट करीब 19 लाख आए, विदेशी 5 लाख आए, कुल 23-24 लाख के आसपास पर्यटक आए। इसके लिए एक हमने कार्य योजना बनाई है जो करीब 628 करोड़ की है,
जो एक शहर का रूप भी बदलेगा और उसके बाद में जो पर्यटकों की आवक बढ़ेगी उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार को भी आमदनी होगी और वहाँ के एक कलाकार से लेके ऊँट सवार से लेके हर किसी को वहाँ व्यवसाय मिलेगा, धंधा मिलेगा। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा, इस योजना के अंदर करीब 200 करोड़ रुपए हम लोग लोकल आय से, वहाँ स्थानीय कई थोड़ा और बजट आता है, कुछ कंपनीज काम करते हैं, उनके CSR फंड से हम लोग व्यवस्था कर लेंगे और 400 करोड़ रुपए आने वाले 3 वर्षों में अगर ये राज्य सरकार दे तो हम शहर को ऐसा सब वहाँ के व्यवसायी, ग्रामीण जो टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग मिलके हम उसको ऐसा रूप दे पाएंगे जो पर्यटक के लिए और आकर्षण केंद्र बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनट में समाप्त करें। जो तीसरा बजट जो घोषित किया है, मैं उसमें समय नहीं होने की वजह ज़्यादा नहीं कहूँगा। मेरे से पहले कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने यहाँ वाचन किया, मंत्री जी और बताएंगे। मेरे ख्याल से जो ये परिस्थितियाँ वर्तमान की है, इसको देखते हुए इससे बढ़िया बजट अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी हो नहीं सकता। जैसलमेर के अंदर वहाँ की नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने, हमने सब ने मिलके, हमारे यहाँ करीब 70,000 लोग मध्य प्रदेश से मजदूर थे, कोरोना एकदम आ गया, उनको शहर में लाके और शहर की कच्ची बस्तियों में जो सेवा की, उसके लिए मैं उस विभाग के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके सामने इस मौके पे मांग संख्या 29 पे बोलने के लिए माननीय सभापति जी ने मुझे यह मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग।